Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with some more practice content related to the SBS CBO examination. So चलिए दोस्तों, without wasting any time, let's get started. But before starting our video, guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो please download our ADA 24/7 app from the link given in the description box and do check out the free material that we are offering. लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए यूजिंग द कोड Y581, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो यूज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्या होगा, यहाँ पे हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो हमारा लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा ईजियर साइड ही है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्वेश्चन थोड़े ईजियर साइड है और यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि 15 में से 15 हम स्कोर कर सके। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो मैं बीच बीच में ऐड करता ही रहता हूँ, तो वो तो यहाँ पे तड़का मिलेगा ही आपको। क्वेश्चंस में मजा आएगा, इजी भी रहेंगे लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल भी रहेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, मैं रीड करूंगा, ऑप्शंस रीड आउट करूंगा एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। चलिए, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कि एंड ऑफ द सेशन में मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना आपका स्कोर बना। तो हर क्वेश्चन पे अपने स्कोर नोट डाउन करते चले जाइए। क्या सही है, नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है ही नहीं। तो हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और लास्ट में करेक्ट कितने आपके बने तो वो बाद में, वीडियो के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं भी देखता रहूं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is the oldest bank in India? ICICI, State Bank of India, Punjab National Bank, HDFC, Indian Bank. Which of the following is the oldest bank? सो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ओल्डेस्ट बैंक सर ये तो नहीं है, हमने तो बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ हिंदुस्तान पढ़ा है, ये कौन से आ गए। तो देखो, यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से जो ओल्डेस्ट है वो पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इन अगर गिवन ऑप्शंस में अगर मैं चेकआउट करूं तो कंफ्यूजन जो बन सकता है वो इन दोनों के बीच में बच्चों को बन सकता है। लेकिन आप एसबीआई की अगर हिस्ट्री ट्रेस करोगे तो दैट स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल इन 1806 और जो पंजाब नेशनल बैंक है वो बना था 1894 में। तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स का गैप के बाद पीएनबी बना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें और जो ओल्डेस्ट बैंक हुआ वो एसबीआई हुआ। पहले आपके प्रेसिडेंसी बैंक्स बने, सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि 1928 में 21 में बना, जिसको फाइनली नेशनलाइज किया 1956 में इनटू एसबीआई। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ एसबीआई। तो 1806, तो यहाँ पे अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द टर्म सीबीएस इन द बैंकिंग स्टैंड्स फॉर। व्हाट डज द टर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती शायद मुझे नहीं लगता कोई करेगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट ब्यूरो सर्विसेज। तो आंसर देखिए, सीबीएस का बड़ा सिंपल सा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसमें तो कोई गलती के चांस बनते नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल बैंक इन इंडिया। तो शेड्यूल बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? यस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा मैंने बोला था ना, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में आप शायद गलती कर सकते हैं, इस तरह से मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो कुछ सेकंड में आपको सोचने के लिए देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, यस बैंक अपना शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी अपना शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो ये तीन तो आंसर हो नहीं सकते। तो आंसर क्या बचा? या तो कोऑपरेटिव या नन ऑफ द अबव। देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग अगर स्ट्रक्चर पढ़े तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, देन इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इवन हर तरह के कोऑपरेटिव बैंक को हम ये कह सकते हैं कि वो शेड्यूल भी हो सकता है, नॉन शेड्यूल भी हो सकता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ई, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक डज नॉट इंप्लाई कि दैट इट इज अ शेड्यूल बैंक और इट इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। ठीक है, इट कैन बी, इट मे नॉट बी। हाँ, अगर वो शेड्यूल बैंक है तो उसके आगे, नाम के आगे बस ये आ जाएगा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से। ठीक है, तो वो शेड्यूल भी हो सकता है, नॉन शेड्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। सिर्फ क्योंकि कंफ्यूजन से अगर आपने बी लगा दिया तो ये गलत है क्योंकि हमने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल। तो और कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो शेड्यूल भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा ई।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन द बैलेंस दैट कैन बी मेंटेन्ड इन अ पेमेंट बैंक अकाउंट। तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो आपका मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है पेमेंट बैंक के किसी भी अकाउंट के अंदर, तो वो कितना हो सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, नन ऑफ दी अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक की काफ़ी डिटेल्स पढ़ी थी, आज के क्लास में हम पेमेंट बैंक की काफ़ी डिटेल्स कवर कर रहे हैं। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका पूरा धीरे धीरे कवर होता जा रहा है दोस्तों। तो आंसर इज 2 लाख। पहले जो लिमिट थी ये 1 लाख रुपए होती थी दोस्तों, इसको फिर रिवाइज करके 2 लाख कर दिया गया है। तो आंसर इज 2 लाख, इसमें गलतियां ना करें, सिंपल सा ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट, द प्रमोटर्स मिनिमम इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेट अप अ पेमेंट बैंक शुड बी एटलीस्ट 10%, 15%, 20%, 25%, नन ऑफ द अबव। कोई भी प्रमोटर, प्रमोटर वो लीगल एंटिटी होती है जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के सारे लीगल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो प्रमोटर का इनिशियल कंट्रीब्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ पेमेंट बैंक कितना होगा? 10, 15, 20, 25। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बड़ा सिंपल सा आंसर है, आंसर इज नन ऑफ दी अबव। क्योंकि जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रमोटर का होता है वो होता है 40%, जिसको बाद में हम डाइल्यूट कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगर आप एक प्रमोटर हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन शुड बी 40% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड इट कैन बी डाइल्यूटेड ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, देखो थोड़े से ट्रिकी हैं बस, और कुछ नहीं। अगर गलतियां हो रही हैं तो परेशान मत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट banks are required to invest a minimum percentage of their deposits in what? Government securities, corporate bond, mutual funds, real estate, none of the above। क्या होगा आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि जो आपके स्मॉल सॉरी पेमेंट बैंक्स, दे रिसीव डिमांड डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट ऑफर टर्म डिपॉजिट, दे रिसीव डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का 75% शुड गो टुवर्ड्स SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, और SLR में हमारी मेजरली क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टीयर्स? द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टीयर्स। ये जो है ये रिसेंटली RBI का एक नोटिफिकेशन था, उससे मैंने क्वेश्चन ड्राइव किया है। इज इट 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, 5 टीयर या नन ऑफ द अबव? उस नोटिफिकेशन से पहले जो थे वो 2 टीयर होते थे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट बेस ऑफ मोर देन 100 करोड़ एंड लेस देन 100 करोड़। तो ये दो तरह से टीयर क्लासिफिकेशन था। अब जो टीयर क्लासिफिकेशन है वो 4 है, T1, T2, T3 एंड T4। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। T1 कितना? 100 करोड़ तक। T2 कितना? 100 से 1000 करोड़ तक। T3 1000 से 10,000 करोड़ तक। एंड T4 मोर देन 10,000 करोड़ जिनका डिपॉजिट बेस है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फॉर बेटर सुपरविजन दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टीयर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who provides refinance facilities to district central cooperative banks in India? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पहली चीज अगर हमें ये समझ में आता है कि ये किस डोमेन में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली दे आर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है अगर हम डिवाइड करें तो वो होता है सबसे पहले स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, PSCS। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे आर वर्किंग फॉर रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये इनको लिए फाइनेंशियल और बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो कौन सी एजेंसी है जो काम कर रही है? क्या वो रिजर्व बैंक है? नहीं, वो डेडिकेटली आपका नाबार्ड उसमें काम करता है और इनको फाइनेंस, नाबार्ड पैसा लेके पैसा इनको देता है, विच इज नोन एज रीफाइनेंसिंग। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी विच इज नाबार्ड। नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू DCCBs। चलिए नेक्स्ट,
As per Banking Regulation Act 1949, banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. Which section of the act deals with the term banking? इनमें से कौन सी टर्म बैंकिंग से डील करती है? Sorry, which section deals with the term, which section of the act deals with the term banking? Yes, हमने सेक्शन पूछा है, सेक्शन 5, 6, 19, 24. तो आंसर इज सेक्शन 5 डील्स विद द टर्म बैंकिंग. बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 और वो डेफिनेशन क्या है जो यहाँ पे ऊपर दी हुई है. तो देखो आपके यहाँ थोड़े से क्वेश्चन आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सारफाईसी एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, तो थोड़े से ये जो एक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10th. Recently, RBI has issued Master Directions Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks Direction 2023. Accordingly, the direction will came into effect from. ये डायरेक्शन कब से इंप्लीमेंट होंगी? 1 अप्रैल 2024, 1 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, 1 अक्टूबर 2023, या फिर नन ऑफ द अबव. तो देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो आपका पहले जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस थी, पहले क्या होता था, 3 तरह की आपकी सिक्योरिटीज थी जिसमें डिवाइडेड होता था पूरा इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक्स. हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. ये 3 कैटेगरी थी. अब क्या किया है, अब इस कैटेगराइजेशन को चेंज कर दिया गया है. हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये 3 तरह की सिक्योरिटीज में आपकी एंटायर पोर्टफोलियो जो है वो मतलब कैटेगराइज होगा. तो ये कब से लागू होंगे, ये जो डायरेक्शंस आई हैं, ये जो चेंजेस हुए हैं कब से लागू होंगे? वो होंगे 1 अप्रैल 2024 से लागू. चलिए नेक्स्ट. Which one of the following is not true with regard to RBI's Financial Inclusion Index? It was developed by RBI in 2021. It is published in July every year. It comprises 3 broad parameters, weights indicated in brackets, with access, usage, quality. Which of the following is not true पूछा गया है, ध्यान से करना. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मतलब अगर हम बात करें हाउ मच इज द पेनिट्रेशन, तो वो उसको मेजर करने के लिए ये इंडेक्स क्रिएट किया गया. ये क्रिएट किया गया इन द ईयर ऑफ 2021 एंड हर साल जो है इसका डाटा जो है जुलाई मंथ में पब्लिश किया जाता है. तो ये दोनों पॉइंट सही हैं. पब्लिश कौन करता है? आरबीआई करता है, तो डेवलप्ड बाय आरबीआई. ठीक है. और 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे ये मेजर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को. सबसे पहले आपका एक्सेस, डू यू हैव एक्सेस टू सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज, दूसरा उन यूसेज, एंड थर्ड इज व्हाट इज द क्वालिटी. तो इन 3 पैरामीटर्स पे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को मेजर करते हैं और इन तीनों पैरामीटर्स के अपने इंडिविजुअल वेटेज भी हैं और अपने सब पैरामीटर्स भी है. तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट है. तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों करेक्ट है. हमने पूछा था नॉट ट्रू, तो ऑल आर ट्रू. सो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट. तो आंसर हो जाएगा ई. देखो ये ध्यान से मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था नॉट और हम दिया है यस वाला, मतलब हमें देना था नो वाला और हम दिया है यस. तो ये थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये गलतियां दूर हो जाएंगी. इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई प्लेसेस 15 एनबीएफसीज इन द अपर लेयर अंडर स्केल बेस्ड सुपरविजन. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन आरबीआई स्केल बेस्ड एनबीएफसीज रेगुलेशन क्लासिफाइज एनबीएफसीज इनटू. तो देखो लेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं एनबीएफसी के, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. सबसे नीचे बॉटम लेयर या फिर बेस लेयर भी इसको बोला जाता है, फिर मिडिल लेयर, देन टॉप लेयर एंड देन अपर लेयर. तो ये 4 लेयरिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये कौन से आएंगे? यहाँ पे वो एनबीएफसी आएंगे जिनका डिपॉजिट बेस 1000 करोड़ से कम, यहाँ पे जिनका डिपॉजिट बेस 1000 करोड़ से ज्यादा. यहाँ पे एनबीएफसी ने जो 15 एनबीएफसी हैं वो प्लेस किए हैं आरबीआई ने, आरबीआई ने यहाँ पे टाइम वाइज मैनर में यहाँ पे मतलब प्लेस करता रहेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जो आरबीआई को लगेगा कि यहाँ पे बेटर सुपरविजन की जरूरत है तो वो टॉप लेयर में एनबीएफसी को प्लेस करता रहेगा. अभी के लिए उसने 15 एनबीएफसी यहाँ पे रखे हैं और अभी के लिए जो आपकी अपर लेयर है वो खाली है.
वो यहाँ पे खाली है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, ये अपर लेयर है और ये टॉप लेयर है, सॉरी। अभी के लिए टॉप लेयर जो है वो खाली है, अपर लेयर में 15 एंट्रीज यहाँ पे रखी गई है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is the nodal agency for implementation of PM Vishkarma scheme? Recently launched PM Vishkarma scheme, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जो लोग हमारे विश्वकर्मा जो कैटेगरीज हैं, जो हमारे पॉटरी सेक्शंस के जो हमारे डिफरेंट लोग हैं, तो वो अपने प्रोफेशन में रिटेन हम कर सकें। तो उस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, माई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज, देखिए आपके एग्जाम में स्कीम्स रिलेटेड और खासकर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, ठीक है, या कुछ मैं मिनिस्ट्रीज के आपके नाम बताता हूँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स पूछ ली जाती हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रिलेटेड जहाँ पे बैंक का रोल ज़्यादा आ जाता है, फॉर एग्जांपल पेंशन रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं, तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर स्कीम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये स्कीम ज़रूर करके जाएँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently, RBI has released guidelines related to responsible lending conduct, release of movable, immovable property documents on repayment and settlement of personal loans. In case of delay in releasing of original movable or immovable property document or failing to file charge satisfaction form with relevant registry beyond 30 days, regulated entity shall compensate the borrower at the rate of how much for each day of delay. तो देखिए क्या होता है, अगर सपोज आपने किसी घर वगैरह के अगेंस्ट, लोन पेपर के अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है, तो वो पेपर क्या होते हैं, बैंक के पास जमा हो जाते हैं। सपोज आपने लोन चुका दिया, लेकिन उसके बाद जो है बैंक जो आपको पेपर रिलीज नहीं करता विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज, या फिर कोई पेपर डॉक्यूमेंट हो जाता, डैमेज हो जाता है, तो उसको यहाँ पे हेल्प करने में आपको हेल्प करेगा बैंक, वो डॉक्यूमेंट को रिसीव करने में फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। तो वो जो ड्यूरेशन है वो 60 डेज है। तो 30 डेज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज एंड 60 डेज इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। अगर बैंक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता, तो फिर पर डे जो है बैंक पे पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? 5000 रुपीज पर डे। तो ये यहाँ पे आरबीआई का सर्कुलर था जो अपने को कवर करना था। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो प्लीज क्वेश्चंस के बाद एक बार लास्ट में मेरे को वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं, ताकि मैं भी आप पे नजर रख सकूं कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। When a bank lends money to the corporate person, the relation between them is of। जब एक बैंक किसी पर्सन को, एक कॉर्पोरेट एंटिटी को लोन देता है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहलाती है? इट इज बोरोअर एंड लेंडर, क्रेडिटर एंड डेटर, डेटर एंड क्रेडिटर, कस्टमर एंड क्लाइंट, नन ऑफ द अबव। जो बैंकिंग ऑपरेशंस वाले बंदे हैं उनको ये रिलेशंस पढ़नी होती है, खासकर वो जैब कैब का अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे उनको पहला ही जो मॉड्यूल है पीपीपी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसमें पहला ही मॉड्यूल है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, तो उसमें पहला ही यूनिट के अंदर ये रिलेशंस डिफाइंड हैं। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों क्रेडिटर एंड डेटर। बैंक जो लोन देता है तो क्रेडिटर हुआ, बोरोवर जिसने लोन लिया तो वो डेटर हो गया, उधार वाला। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों कैसा रहा आपका टेस्ट? आई होप आपको मजा आया हो टेस्ट में। इसी तरह से रोज की तौर पे हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। और अगर आप एसबीआई सीबीओ की तैयारी कर रहे हो और आप हमारी डेडिकेटली सपोर्ट हेल्प चाहिए, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच ऑफ एसबीआई सीबीओ। इसकी क्लासेस 4 दिसंबर से स्टार्ट हुई हैं, ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल नाउ। लेकिन एनरोल करने के लिए कोड आप यूज़ कर सकते हो Y581। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया है तो डू गिव मी लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।